गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। सीटेट या हिंदी के कोई भी एग्जाम देते हैं तो इसमें जो है ये हिंदी से सवाल आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 1 की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी आपके कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, इसका आंसर 4 है। ये बी वाला ऑप्शन होगा। सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं भागरथी का पर्यायवाची शब्द, यानी भागरथी जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी होगा। अब पर्यायवाची शब्द से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पर्यायवाची शब्द है, हमें अच्छे से रट लेना है जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पर्यायवाची शब्द में आपको अच्छे से ध्यान देना है। गंगा हो गया, देव हो गया, नदी हो गया, और इसके बाद सरस्वती हो गया। तो ये सारा जो है 4-5 पॉइंट है, उसको पर्यायवाची शब्द रट लेना है। सवाल नंबर यहाँ देख रहे थे भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या था, तो इसका आंसर गंगा होगा, यानी ऑप्शन बी आपको सिलेक्ट करना है। सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है, तो श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। श्री गणेश मतलब शुरू करना होता है, इतिश्री मैंने समाप्त करना या खत्म करना होता है। सवाल नंबर आगे देख रहे हैं। फिर आगे आपको मुहावरा से सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या होता है, तो ये मुहावरा है, और मुहावरा में सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जो एक ही जैसा लगते हैं, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इसमें सिलेक्ट करना है, सही से चुनना है, और चारों ऑप्शन पर अच्छे से ध्यान दे करके जो सबसे सटीक है उसको चुनना है। तो हम देख रहे हैं कि सिर पर हथेली रखना का अर्थ क्या है, तो इसका जो है सही अर्थ हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, मरने के लिए तैयार रहना। यानी कोई भी सिर पर हथेली रख रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो ऑप्शन नंबर सी है। इसमें सवाल जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, इसलिए कि चारों ऑप्शन एक ही जैसा देते हैं, तो इसलिए सटीक ऑप्शन हमको चुनना है। अब इसके बाद हम लोग सवाल कर रहे हैं अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो अस्थाई भावों की संख्या हमारा 9 हो गया, और इसमें से 2 जो है अस्थाई भाव जो है विभाजित हुए हैं, तो इस तरह से टोटल 11 होते हैं, लेकिन हमारा अस्थाई भावों की संख्या जो है वो कुल 9 ही पढ़ना है। और 2 जो है वो बढ़ा है, तो इसी तरह से हम लोग बढ़ा करके कहीं कहीं 11 लिखता है, लेकिन हमारा सटीक आंसर जो है 9 ही होगा। शांत रस का अस्थाई भाव, तो शांत रस का भाव निर्वेद है, ये सही आपको सटीक याद रखना है, और इसमें हमको ध्यान देना है। तो हम लोग शांत रस के अस्थाई भाव निर्वेद है, यानी कुछ भी उसमें विचार वगैरह नहीं होता है, शांत रहता है। आगे सवाल हम कर रहे हैं 17 का, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। ये सवाल हमेशा कम्प्लीटली आते रहता है एग्जाम में, ये कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो इसका आंसर बी वाला होगा। सवाल नंबर आगे पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस क्या है, तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है वो हमारा जो है वो शांत रस है। ये 9वां रस हमारा शांत हो गया। ये सवाल देखिए फिर रिपीट आ चुका है, इसे हम करवा चुके हैं, फिर भी इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो शांति रस का स्थायी भाव निर्वेद हो गया, ये कंप्लीट है, और सर्वश्रेष्ठ रस का जो है श्रृंगार रस हो गया। तो इस तरह से सवाल है, थोड़ा रिपीट हो चुका है, इसको हम थोड़ा अच्छे से हम लोग गहन अध्ययन कर लेंगे। और बाकी सब के टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ एक प्ले लिस्ट बना हुआ है हिंदी का, उसमें अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो इस तरह से ये प्ले लिस्ट पर हम लोग काम करेंगे, और उस पर देखिएगा बहुत सारा उच्चारण का स्थान क्या है, इसके बाद हम लोग उच्चारण के लिए सटीक क्या फार्मूला अपनाएंगे, फिर आपको समास पहचानने के लिए बहुत ही सटीक और फार्मूला हमारे वीडियो पर डाला हुआ है, और इसके बाद समास के बाद है संधि को कैसे हम लोग पहचानेंगे, यानी चुटकी में आप पहचान लीजिएगा। तो ये सारा के लिए आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा सवाल आ गया। करा किस रस, सवाल नंबर आगे देख रहे हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो हमारा जो है ये श्रृंगार रस जो है रसराज कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए होगा। संचारी भाव की संख्या कितना है, 33। ये संचारी भाव की संख्या कितना है, 33। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके बाद जो है ये रस से संबंधित और सवाल आते रहते हैं। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है, तो चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये छंद पढ़ते हैं, छंद में हम लोग देख रहे हैं तो सममात्रिक है, विषममात्रिक है, अर्थात से सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो है चारों चरणों का समान मात्रा रहेगा तो हम लोग सममात्रिक छंद बोलेंगे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तो छंद का जो है ये सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं ये हमारा वेद जो है 4 तरह से पढ़ना था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद है, तो ये सब जो है पढ़ना है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन हमारा हो गया ऋग्वेद। छंद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, और सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको जानकारी रखनी है अच्छे से। अब सवाल नंबर आगे स्क्रीन पर आ रहा है। तो अगला हम सवाल देख रहे हैं कि ये हमारा जो सवाल है छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार हमने 3 पढ़े हैं, ये 3 प्रकार के छंद है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन बी होगा।
अब सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं 24 कह रहा है दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। तो आप ये देखिए कि दोहा और रोले के क्रम को मिलाने में कौन सा छंद बनता है। तो ये छंद जो हमारा है कुंडलिया बनता है। ये जो हमारा है भैरव है, सवैया है, हर्तिका है, ये भी छंद पढ़ना है, इसमें अलग अलग चीज़ मिलते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा कर रहा है दोहा रोले को। तो दोहा रोले को अगर हम क्रम में मिलाते हैं तो इसे किस प्रकार के छंद बनेंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है कुंडलिया हो गया। ये भी हमारा कुंडलिया हो गया, ये दिमाग में रखना है, ये बहुत कन्फ्यूज करता है, इसलिए कि हम लोग कम इसका जो है नाम सुनते हैं या फिर थोड़ा सवाल जो है वो घुमा करके पूछ देता है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है मैं कौन सा अलंकार है। ये जो है एक पंक्ति लिया गया है, एक पंक्ति देख करके आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यमक अलंकार था। सवाल आगे की ओर बढ़ रहा है। एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला आंसर सही है। माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारा है एक कवि साहित्यकार बहुत ही प्रसिद्ध है, इन्हें हमारा भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय आत्मा के नाम से जो प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी है, ये बहुत बड़े साहित्यकार है, इनका जो नाम है बहुत चर्चित है साहित्य के क्षेत्र में। सवाल आगे बोल रहे हैं कथा सम्राट किसे कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। तो कथा सम्राट किसे कहते हैं, ये सवाल आप देखिए बहुत ही चर्चित है, ये सवाल बहुत ही सिंपल भी है। तो प्रेमचंद को हम लोग कथा सम्राट कहते हैं और इनके हाथ में जादूगर थी, वो कोई भी कहानी वगैरह लिखते थे, बहुत इनकी कहानियाँ जो है प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो इस तरह से प्रेमचंद को कथा सम्राट कहते हैं। सवाल आगे प्रकृति का सुकुमार कवि, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से ध्यान में रखना है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुकुमार का मतलब है कि प्रकृति से सबसे जो जुड़ाव किसका रहा। तो सुमिंदर नंदन पंत, इनकी भी रचनाएं बहुत फेमस है। तो सुमिंदर नंदन पंत को सुकुमार कवि कहते हैं क्योंकि इन्हें जितना भी रचना की है वह हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ जो है उसको खूब वर्णन करने की कोशिश की है, और वही प्रकृति से जुड़े रहने के कारण इनका जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। सवाल आगे स्क्रीन पर आ चुका है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। यह भी सवाल बहुत सिंपल है। तो विद्यावेता को मैथिल कुल के कहते हैं। विद्यावेता का जन्म जो है मैथिल में हुआ था। तो इस तरह से इनकी जो है आवाज़ वगैरह है, इनकी जो रचनाएं है वो पूरा कोकिल है, माने पूरा स्वर है। इनके जो है रचनाओं से पूरा जो है वो अच्छे स्वर निकलते हैं। तो इस तरह से इनको मैथिला कोकिल कहते हैं। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं जायसी किस धारा के कवि थे। तो जायसी किस धारा के कवि हैं। तो ये हमारा जो आंसर होगा प्रेम आख्यान काव्य धारा के है। जैसे कि जितनी भी रचना है उसमें प्रेम का है वर्णन है। तो इस तरह से जो है प्रेम पर ज़्यादा जोड़ दिया, इसलिए इनकी जो कविताएं हैं वो सारा रिलेटेड है, प्रेम आख्यान काव्य के कवि हैं। सवाल आगे कर रहे हैं मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो मृगनयनी उपन्यास जो है रचनाकार ये बहुत फेमस है, सवाल बहुत बार आ चुका है, आप कंपटीशन वगैरह सारा में देखिएगा तो ये आ चुका है। तो इसलिए मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर जो है डी वाला होगा, वृंदावन लाल वर्मा है। ऑप्शन आगे हम देख रहे हैं। सवाल नंबर आगे 32 से हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे। हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद का मतलब है कि नए नई चीज़ों का समावेश करना। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर है अज्ञे होगा बी। तो हमारा जो है ऑप्शन इसमें बी था। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। अब ये सोचना है सवाल पे। तो इसका सबसे सटीक जो जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है एक द्विवेदी युग चल गया हिंदी साहित्य का, और इन्होंने बहुत बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त किया। इनके समय में जो है बहुत सारे जो है प्रयोगवादी है, नए नए कविताओं का रचना हुआ। सवाल हमारा आगे कर रहे हैं कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको दिमाग में हमेशा रखना है, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो इसका आंसर केशव दास हो गया। ये बहुत ही सवाल है और केशव दास बहुत फेमस है, इसने कुछ आलोचनात्मक भी जो है साहित्यकार लिखे हैं। अब सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। ये बहुत ही मैंने अच्छी बात है कि एक ही साहित्य में होगा, तो इसका आंसर कबीर हो गया। अब इसके बाद बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जयसी को जयसी क्यों कहा जाता है। तो सबसे इसका सटीक आंसर जो हमारा है, इनका जन्म जयसी के स्थान पर हुआ था, इसलिए मलिक मोहम्मद जयसी को जयसी कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन सी होगा। जाया सनमा के स्थान में निवासी थे, जाया सनमा के स्थान में निवासी होने के कारण जो है इनका जयसी कहा गया। चंद्रवरदाय किसके दरबारी कवि थे। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे जो है ये वीर रस की कहानियाँ फेमस है, वीरता की कहानियाँ फेमस है। तो चंद्रवरदाय किसके कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, उसके दरबारी में थे। सवाल नंबर आगे अभ्रांश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अभ्रांश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर डी वाला होगा, स्वयंभू को अभ्रांश का वाल्मीकि कहा जाता है।
और ये थोड़ा पुरानी है ग्रंथ है, ये पुराने लेखक हैं आदिकाल के, तो इन्हें जो है ये कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये सवाल आप लोग अभी करवा चुके हैं, इसका आंसर डी वाला होगा। अब सवाल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। गोदान कृति की रचना, ये बहुत ही फेमस गोदान है हमारा उपन्यास, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। तो गोदान कृति को जो है वो रचनाकार किसने किया, तो गोदान जो है कृति का रचनाकार प्रेमचंद किया, ये उपन्यास है। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक थे, यानी फणीश्वरनाथ रेणु यह निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हमारा मैलांचल है। ये मैलांचल भी उपन्यास ये बहुत फेमस है, और ये मैलांचल के बारे में एक और बात रखना है कि ये आंचलिक उपन्यास था। सवाल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। खड़ी बोली को सर्वप्रथम लोकप्रिय कौन माना जाता है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है, तो इसका आंसर जो है ये हमारा जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ये बहुत ही हरि उपाध्याय है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी दिमाग में रखना है। खड़ी बोली को सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन किसे माना जाता है, तो हरिऔध को माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी लेखक का नाम है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, इसे आप लोग एकदम दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठा लेना है। तो हिंदी साहित्य की पहली जो कहानी है लेखक का नाम है बंग महिला है, इसे भी अच्छे से दिमाग में रखना है। तो हिंदी साहित्य की पहली महिला का बंग महिला है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। कमल का सिपाही क्या है, तो कमल का सिपाही क्या है, ये प्रेमचंद को भी कमल का जादूगर कहा जाता है, लेकिन हाँ पुस्तक का नाम है। तो कमल का सिपाही क्या है, किस तरह की विधा है, तो इसका आंसर जीवनी हो गया। सवाल हम आगे की बात कर रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिमाग में रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य में अच्छे योगदान के लिए जाता है। और यहाँ सवाल कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, तो इसका आंसर ये वाला आंसर होगा, सुमित्रानंदन पंत है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार दिया गया है। ये आपको सवाल बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये भी कन्फ्यूजन करता है, इसलिए ऑप्शन सारे जो है चर्चित हैं, फेमस के हैं, तो हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, तो तुलसीदास जो है जो रचना किए हैं रामचरितमानस, तो उसमें जो है राम की वर्णन है, तो इसलिए तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में सबसे ज़्यादा वर्णन जो है राम के बारे में किया है, तो इसका ऑप्शन सी वाला होगा, राम वाला होगा। आप जानते हैं कि रामचरितमानस पूरा जो है वर्ल्ड में फेमस है, संसार में फेमस है, इसकी जो है बहुत सारे हिंदी संस्करण कर करके जहाँ तहाँ जो है इससे लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। सवाल आगे की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के श्रेष्ठ कार्य के लिए करता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पुरस्कार हम लोग देते हैं किस क्षेत्र में, तो यह जो हमारा ऑप्शन नंबर डी साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में कोई भी हमारा अच्छा विधा या कोई भी रचनाकार करता है साहित्यकार, तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सवाल आगे कर रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, प्रत्युक्त पंक्ति किसका है, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, तो इसका सही आंसर जो है तुलसीदास है, यानी तुलसीदास से इसको जो है रचना किए हैं। सवाल नंबर आगे कह रहा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बस समानी, ये बहुत ही चर्चित है, आपको 10th क्लास में पढ़ना भी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है ये जानते होंगे। ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा 48 का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये बताइएगा, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, तो ये रैदास का है। सवाल नंबर आगे कर रहे हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, तो ये हमारा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये अच्छे से दिमाग में रखना है। सवाल नंबर आगे हम लोग बात कर रहे हैं। ईदगाह के रचनाकार कौन है, ये बहुत ही फेमस है, ये सभी जानते हैं, तो ईदगाह के रचनाकार प्रेमचंद है, और ये हमारा है, इसको दिमाग में रखना है। तो ईदगाह जो हमारा है ये हमको दिमाग में रखना है। सवाल हमारे आगे हम बात कर रहे हैं। राम दरबारी के रचयिता कौन है, राम दरबारी एक उपन्यास काव्य का नाम है, तो राम दरबारी के रचयिता कौन है, श्रीलाल शुक्ल है, ये दिमाग में रखना है, तो अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। तो राम दरबारी के रचयिता कौन है, श्रीलाल शुक्ल। अब सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, तो गंगा में सागर भरने का कार्य जो है यह बिहारी कवि ने किया है। बिहारी मात्र एक ही रचनाओं से पूरे फेमस हो चुके हैं, इनकी रचना इतने प्रसिद्ध हुई कि एक ही रचना से पूरा जो हमारा साहित्य के क्षेत्र में पूरा प्रसिद्धि प्राप्त किया, एक नया स्तंभ खड़ी कर दिया। तो गागर में सागर भरने वाला रचना किसकी होती थी, बिहारी की है। कमानी किस प्रकार के ग्रंथ है, तो ये कमानी किस का ग्रंथ है, ये आपको ग्रंथ के बारे में जानकारी रखना है कि कौन कैसा ग्रंथ है। तो कमानी जो है महाकाव्य ग्रंथ है, ये इसमें ऑप्शन सी वाला होगा, महाकाव्य होगा। सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार आ चुका है, ये रिपीट हो चुका है। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इसका आंसर है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। हिंदी गद्य के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो हिंदी गद्य के जन्मदाता जो है वो किसको माना जाता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता,
तो ये आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। तो ये आपको देखना है, हिंदी गद्य के जन्मदाता बालकृष्ण भट्ट है, इसका आंसर होगा। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला जो है, ये जितना भी फेमस है निराला की कविताएं, वो किस तरह से किस पर आधारित है? इसका आंसर क्रांतिकारी है। निराला की सारी रचनाएं जो है क्रांतिकारी है और इन रचना के क्षेत्र में बहुत काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में अपना जो है बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो इसका ऑप्शन बी वाला होगा। आगे सवाल कर रहे हैं, दिनकर किस राष्ट्र के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर की रचनाएं जितना है सब वीर रस है, यानी इनका दिनकर जो है हमारा राष्ट्र के हित में और उत्साह बढ़ाने वाला है, वीरता की जो है इसकी रचनाएं ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वीर रस के कवि है। हिंदी पत्रिका कंदामनी के संपादक कौन है? ये बहुत सवाल अच्छे से है, आपको दिमाग में रखना है। तो हिंदी साहित्य कंदामनी के संस्थापक कौन है? तो राजेंद्र अवस्थी है, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। भूषण किस राष्ट्र के कवि है? तो भूषण की जितनी भी रचनाएं हैं सारा रचनाएं जो है वीर रस की है, तो इसका वीर रस होगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी है। रामचरितमानस की रचना जो है अवधी है, ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, तो ये अवधी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये बार बार आते रहता है सवाल। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसे नाम लिया जाता है? तो सबसे जो है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ जो कवि है वो सूरदास का नाम है। सूरदास को सबसे एक नंबर पर रखा जाता है, तो इसलिए सबसे फेमस है। तो अष्टछाप में 8 कवि थे, इसलिए अष्टछाप इसको कहा जाता है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये इसका पंक्ति जो है कबीर है, ये आपको दिमाग में रखना।